नमस्कार। बिहार चुनाव में बमुश्किल 2 महीना होंगे। 15 सितंबर के बाद हो सकता है चुनाव आयोग घोषणा कर दे चुनाव की, और छठ के बाद जहां तक है सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन आज जो बात करने वाले हैं वो एनडीए से जुड़ी हुई हमारी बात है। लेकिन उसके पहले महागठबंधन की एक छोटी सी बात, एक खबर जो मेरे पास आ रही है, उस खबर पे डिटेल में बात करेंगे हम लोग। लेकिन आज वह खबर अभी चूंकि कंफर्म नहीं है, इसलिए हम उस पर बहुत डिस्कस नहीं करने वाले हैं। खबर यह है कि 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में होने वाली वोट अधिकार यात्रा की बहुत बड़ी रैली वह वहां पे रद्द कर दी गई है, और उसकी जगह पे राहुल और प्रियंका गांधी मैदान से अंबेडकर चौक तक करेंगे पदयात्रा। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के बहुत सारे साथियों ने मना कर दिया है उस रैली में आने से, और स्वयं तेजस्वी यादव और आरजेडी भी शायद उस रैली में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इसके पीछे एक छोटा सा घटनाक्रम जिम्मेदार है। आपको भी पता है कि वोट अधिकार यात्रा में वोट चोरी का नारा लेके तेजस्वी और राहुल दोनों चल रहे थे। लेकिन एक जगह घटना हुई थी जहां पर तेजस्वी यादव ने यह तो कह दिया था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो राहुल वहां पे प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जब राहुल से यह सवाल पूछा गया कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो राहुल ने वहां पर कुछ भी नहीं कहा, बातों को घुमा दिया। और उसके बाद से माना जा रहा है कि आरजेडी नाखुश दिखाई दे रही है, और शायद इसी वजह से आरजेडी कार्यकर्ता धीमे धीमे वोट अधिकार यात्रा से हटते आपको दिख रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि वोट अधिकार यात्रा में जो भी जन समर्थन मिला वह पूरे तरीके से तेजस्वी की वजह से मिला है। राहुल गांधी का अपना ऑरा बिहार में कितना है यह हम सभी जानते हैं। एक बार हो सकता है कि यूपी में कांग्रेस अपना दम दिखा दे, लेकिन बिहार में कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में साफ तौर पर मानिए कि जो भी भीड़ आपको दिखाई दे रही है वो तेजस्वी की भीड़ है, ना कि राहुल गांधी की भीड़ है। ऐसे में जब पटना में होने वाली रैली को लेकर यह बातें आने लगी कि वहां पर कोई पहुंचेगा नहीं, तो फिर उस रैली को करना कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि गांधी मैदान बहुत बड़ा है। उसका कांग्रेस 1/4 भी अपने दम पर तो नहीं भर सकती। आरजेडी आने पे वो पूरा गांधी मैदान भर जाता, लेकिन सिर्फ कांग्रेस वहां पर 1/4 भर ले तो भी उसके लिए बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। इस पर बात करेंगे कि क्या कारण है इन सब के पीछे का, लेकिन आज नहीं करेंगे क्योंकि अभी बहुत खबरें छन छन के हमारे पास आ रही हैं। जब डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो एनडीए की बात करने वाले थे, क्योंकि महागठबंधन और एनडीए दोनों के बीच में समस्याएं हैं, और वह समस्या जनता के बीच में दिखाई दे रही है। और एनडीए खासकर नीतीश कुमार के लिए अभी तक का यह सबसे कठिन चुनाव माना जा रहा है। लेकिन जो एक प्रमुख मुद्दा था वह तो यहाँ पे सॉल्व होते दिखाई दे रहा है, और वह मुद्दा है सीट शेयरिंग का। आपको भी पता है कि जेडीयू हमेशा से यह कोशिश करती है कि बिहार में वह बड़ा भाई रहे। लोकसभा में बीजेपी बड़ा भाई बनती है बिहार में, जबकि विधानसभा में जेडीयू बड़ा भाई बनती है। और अभी जो सीट शेयरिंग की खबरें हमारे सामने आ रही है वह साफ तौर पर यह बता रही है कि फिलहाल जेडीयू को बड़ा भाई मान लिया है भाजपा ने। आपको पता है 243 सीटें हैं टोटल बिहार में विधानसभा की, और जो अभी हमारे पास खबरें आ रही हैं उसके अनुसार 102 सीटें जो हैं वो जेडीयू को मिलने वाली हैं, और 101 सीटें जो हैं वो भाजपा अपने पास रखेगी। मतलब 203 सीट तो यहां पर फिक्स हो गई, बाकी बची 40 सीटें। इन 40 सीटों में चिराग पासवान को दिया जाएगा 20 सीट। याद रखिए, चिराग पासवान लगातार दबाव बना रहे हैं कि हमको 40 सीट मिलनी चाहिए, लेकिन वह दबाव के स्तर तक ही है। और जो सुनने में खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान 20 सीट लेने के लिए तैयार हो गए हैं। हर कोई जानता है कि चिराग के पास एक अच्छा वोट बैंक है, और वो वोट बैंक भाजपा को और जेडीयू को बहुत मदद करेगा सरकार बनाने में। तो 20 सीटें जो हैं वो दी जाने वाली हैं किसको? चिराग पासवान के एलजेपी को, और हमको मिलेगी 10 सीट, और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम अर्थात राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इसको मिलने वाली है 10 सीटें। अगर आप 2020 का विधानसभा चुनाव याद करेंगे तो वहां पर 115 सीटें जेडीयू को दी गई थी, 110 सीटें बीजेपी अपने पास रखी थी। लेकिन चिराग उस समय भाग नहीं थे एनडीए का बिहार के अंदर, और उन्होंने बहुत नुकसान किया था जेडीयू का, और जेडीयू इसी वजह से तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। वहां पर 115 सीटों पर लड़ने के बावजूद वहां पर जेडीयू को मात्र 43 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। और उस समय हर कोई कह रहा था कि एलजेपी ने अगर किसी का नुकसान किया है तो वह नुकसान किया है केवल नीतीश कुमार का, और इस बार भी खबरें यही आ रही थी। लेकिन दोनों के बीच में दोस्ती हुई, लेकिन झगड़े कुछ सीटों को लेकर इतने बढ़ चुके थे क्योंकि चिराग उन सीटों की मांग कर रहे थे जहां पर जेडीयू बहुत मजबूत है। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि दोनों के बीच में हो गई है बातें, और यहां पर चिराग 20 सीटों के लिए तैयार हो गए हैं।
तो उस समय बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी और प्राप्त करी थी 74 सीटें, सेकंड नंबर पे थी क्योंकि 75 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी वहां पर बन के आई थी। तो बीजेपी इस बार 101 सीटों पर लड़ रही है और कोशिश उसकी यही रहेगी वह 70 से अधिक सीटें यहां पर जीते। लेकिन इस बार एनडीए के लिए समस्याएं हैं क्योंकि नीतीश कुमार के लिए सबसे कठिन चुनाव इस बार का माना जा रहा है। आप जानिए 2005 से लेकर 2025 आ गया है, लगातार हर चुनाव में नीतीश कुमार ही केंद्र रहे हैं बिहार की राजनीति का। उसके पहले लालू प्रसाद यादव ने लगभग 15 साल रूल किया था, लगभग 8 साल वह रूल किए थे और 7 साल रूल की थी राबड़ी देवी। लेकिन नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2020 छोटा सा जीतनराम मांझी कार्यकाल निकाल दिया जाए तो हमेशा नीतीश कुमार ही यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कई बार गठबंधन बदले लेकिन उसके बाद ही मुख्यमंत्री वही रहे। लेकिन इस बार जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा नीतीश कुमार के लिए, इतनी मतलब इतना टफ चुनाव उनके लिए इसके पहले कभी नहीं रहा है। आखिर क्या क्या है वो कारण जिसकी वजह से नीतीश के लिए यह चुनाव बहुत ही कठिन होने वाला है? तो पहला तो है जो भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आ रहे हैं। अभी आपको पता है कि बिहार में एक इंजीनियर के घर पे रेड पड़ी और वहां से करोड़ों रुपए मिले। यहां तक की खबरें आई हैं कि लगभग दसियों लाख के नोट जो हैं वो जला दिए गए। ऊपर से उसके यहाँ सोने के बिस्किट और भी कई तरह के जो सोने के आभूषण है वो मिले हैं। तो भ्रष्टाचार के आरोप में कई सारे ब्यूरोक्रेट घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वजह से नीतीश कुमार जिनकी छवि सुशासन बाबू की रही है उनके ऊपर दो चीजों के आरोप लग चुके हैं। एक भ्रष्टाचार मैंने आपको बताया ही और एक है जंगल राज। जी हाँ, पिछले 1.5 सालों में जिस तरीके से बिहार के अंदर अपराधीकरण बढ़ा है वह भी नीतीश कुमार की छवि को बहुत दंड देते दिखाई दे रहा है। कई सारे कारोबारियों की हत्या हुई है, कई जगहों पे आपको ट्रिपल मर्डर भी देखने को मिला है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था जंगल राज 2.0 के नाम से, उस पूरे वीडियो को आप अवश्य देखिएगा कि कैसे बिहार में लगातार अपराधीकरण बढ़ता गया है। क्योंकि नीतीश कुमार का जो चेहरा बिहार में इतना स्ट्रांग इसीलिए हुआ क्योंकि लालू यादव के 15 साल में बिहार की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी और उस समय के दौर को बहुत सारे लोग जंगल राज कहते हैं। और नीतीश कुमार ने हमेशा इस पर लालू जी पे अटैक किया है कि आपके कालखंड में क्या क्या होता रहा है बिहार में। मैं आया तो यहां पर मैंने अपराधीकरण को बहुत हद तक समाप्त किया है और नीतीश कुमार के पूरे कैरियर में यह एक छवि उनके साथ रही है कि वह अपराध को कभी भी स्वीकार नहीं करते। वह किसी भी तरह के अपराधीकरण, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार और किसी भी तरह के सांप्रदायिकता को वह समर्थन नहीं करते हैं और यह उनकी छवि हमेशा से चली है। इस पर वह जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर चलते हैं। लेकिन जो पिछला कुछ समय रहा है वहां पर नीतीश कुमार की इस छवि पर डेंट अवश्य पहुंचा है। जंगल राज को लेकर भी आरोप लगे हैं जो बिहार में अपराधीकरण हुआ है, जैसे कि पारस हॉस्पिटल में हत्याकांड हुआ या उसके बाद राजेंद्र नगर में जो व्यापारी के ऊपर हमला हुआ उसकी हत्या हुई, या कुछ ऐसे घटनाक्रम थे जहां पर यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार की वह छवि जो शासन बाबू की थी उस पर डेंट तो लगा है। इसके अलावा नीतीश कुमार के लिए एक प्रमुख मुद्दा है उनका स्वास्थ्य। आप भी नोटिस कर रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से भी आप कह सकते हैं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की चर्चा जो है वो पूरे बिहार में घूम रही है। उनके स्वास्थ्य को लेकर तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर इन लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं और कुछ ऐसे फुटेज भी आए जहां पर नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर बातें होनी शुरू हुई। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, जितनी भी यहाँ पर रैली प्रधानमंत्री मोदी की होती है उन सभी रैली में नीतीश कुमार रहते हैं और लगातार वहां पर वो उस तरीके से एक्ट करते हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो खबरें छन छन कर आ रही है उसमें नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की चर्चा बहुत ज्यादा है और नीतीश का स्वास्थ्य अगर थोड़ा भी डावाडोल है तो उसका प्रभाव वोट बैंक पर अवश्य पड़ेगा क्योंकि महिला वोट बैंक और ईबीसी वोट बैंक पूरे तरीके से नीतीश के साथ यहाँ पर इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। और अगर नीतीश के स्वास्थ्य की चर्चा जनता के बीच में भी चिंता के रूप में जाएगी तो आप मान के चलिए कि उसका प्रभाव आपको वोटिंग पैटर्न में अवश्य दिखाई देगा। एक और चीज है, एनडीए के अंदर कुछ सीटों पर होने वाली क्लब, मैंने चिराग पासवान के विषय में आपको बताया था। चिराग पासवान कुछ ऐसे सीटों की मांग कर रहे थे जो कि नीतीश कुमार की या जेडीयू की परंपरागत सीट है, लेकिन उस पर सुनने में आ रहा है कि थोड़ा माहौल बन चुका है, बातें शांत हो चुकी हैं, शायद इसी वजह से 20 सीटों पर चिराग तैयार हुए हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो जेडीयू के अंदर भी अशोक चौधरी की बात कर लें या ललन सिंह की बात कर लें, यह दोनों अपनी सीटों को लेकर इस समय समस्याओं में घिरे हुए हैं, इनके बीच बहसबाजी तक हो चुकी है। इसके अलावा लखीसराय की सीट को लेकर भी बहुत सारा बवाल हुआ है। ललन सिंह और विजय कुमार सिन्हा जो कि वर्तमान समय में वहां पे उप मुख्यमंत्री हैं,
तो ऐसा नहीं है कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर बातें हो सकती हैं ठीक हो गई हो, लेकिन किन सीटों पर कौन कौन लड़ेगा इसको लेकर झगड़े आपको अवश्य दिखाई देंगे आने वाले समय में। वैसे नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, अब वहां पर वो क्या बात करेंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन साफ तौर पर एनडीए ने अपना जो पहला हर्डल है वह पार कर लिया है। सीट शेयरिंग को लेकर कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा इसकी समस्या उन्होंने लगभग यहाँ पे सुलझा ली है, और हो सकता है कि कुछ दिनों में आपके सामने यह घोषणा भी हो जाए कि किन सीटों पर कौन कौन लड़ रहा है और कौन सी पार्टी कितनी सीट अपने पास रखी है। लेकिन समस्याएं महागठबंधन के लिए ज्यादा हैं इस समय, क्योंकि उनके पास अभी गठबंधन में ही एक रूपता दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर कितनी भी दिक्कतें हों, लेकिन एनडीए ने लगभग लगभग अपनी समस्याओं को अंदर अंदर खाने ही रखा है। लेकिन महागठबंधन की दिक्कतें पब्लिक के बीच में चली जाती हैं, खासकर राहुल गांधी का वह स्टेटमेंट जहां पर वह रेडी नहीं हुए कि हमें तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना, यह बहुत बड़ा घटनाक्रम बनेगा। और आप देखिएगा आने वाले समय में जो महागठबंधन में समस्याएं होंगी उसके पीछे यह प्रमुख कारण होगा। राहुल गांधी को खुलकर बोलना चाहिए था, अगर वह यह बात बोल देते तो वोट अधिकार यात्रा जो अच्छे समापन की ओर बढ़ सकती थी अचानक से ही डायल्यूट होते आपको दिखाई देगी। एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि एक फिल्म शुरू की गई जहां का इंट्रो बहुत शानदार था, इंटरवल तक मूवी बहुत अच्छी चली, लेकिन सेकंड हाफ में डायरेक्टर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वही आप कह सकते हैं वोट अधिकार यात्रा को लेके, अगर 1 तारीख को रैली नहीं होती गांधी मैदान में और केवल मार्च निकाला जाता है तो साफ तौर पर वह उस फिल्म के तरीके से होगा जहां पर पहला भाग शानदार है लेकिन अंत में क्लाइमेक्स बहुत बेकार निकल जाता है। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्तों दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।